मैं डॉक्टर प्रभा बेरुलकर, BCS PG कॉलेज धमतरी, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज हम MA 4th सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र शोध प्रविधि की तीसरी इकाई में प्रतिवेदन लेखन के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसे मैं दो भागों में प्रस्तुत करूंगी। आज मैं आपको प्रतिवेदन के उद्देश्य और प्रतिवेदन की विषय सामग्री के विषय में बताऊंगी। प्रतिवेदन के संदर्भ में हम देखें, प्रतिवेदन जो है वह अनुसंधान कार्य का सबसे अंतिम चरण जो है वह प्रतिवेदन होता है। अनुसंधान के द्वारा जो भी हम तथ्यों का संकलन करते हैं और उसका विश्लेषण करने के पश्चात उसके निष्कर्षों को हम प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में प्रतिवेदन जो है वह संपूर्ण शोध का एक लिखित विवरण होता है। इस संदर्भ में गुडे और हॉट ने लिखा है, प्रतिवेदन को तैयार करना अनुसंधान का अंतिम चरण है एवं इसका उद्देश्य रुचि वाले लोगों को अध्ययन के समस्त परिणामों को पर्याप्त विस्तार से बताना है तथा उन्हें इस तरह व्यवस्थित करना जिससे प्रत्येक पाठक को तथ्यों को समझने एवं स्वयं के लिए निष्कर्षों की प्रामाणिकता का निश्चय करने के योग्य बनाए। हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिवेदन के उद्देश्य के संदर्भ में मैं आपको बताऊं। प्रतिवेदन के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जिसमें पहला है ज्ञान की वृद्धि के लिए। ज्ञान की वृद्धि के लिए अर्थात अनुसंधान के दौरान हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह जानकारी जो है वह दूसरों को भी प्राप्त होनी चाहिए और लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो सके, क्योंकि हमने अनुसंधान के अंतर्गत जो भी जानकारी प्राप्त की है यदि उसे हम अपने तक ही सीमित रखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है और इसलिए यह आवश्यक है। दूसरा है अनुसंधान के परिणामों को दूसरों तक पहुंचाना। अनुसंधान में जो प्राप्त निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष जो है वो दूसरों को प्राप्त होने चाहिए, दूसरों तक पहुंचने चाहिए। खासकर उन्हें जो कि शोध कार्यों में रुचि रखते हैं उन्हें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा जो है वह है निष्कर्षों का प्रामाणीकरण। प्रतिवेदन लिखने पर ही अनुसंधान के निष्कर्ष जो हैं वह दूसरों तक पहुंच सकते हैं और उस निष्कर्ष के आधार पर यह पता चल सकता है कि जो अनुसंधान कार्य हुआ है वह यथार्थ है अथवा नहीं, या उसमें जो कुछ भी बातें प्रस्तुत की गई हैं वैज्ञानिकता के आधार पर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो भी जानकारी दी गई है वो काल्पनिक रूप में प्रस्तुत की गई है या अनुमानों के आधार में प्रस्तुत की गई है, इस तरह का तो नहीं है। चौथी जो बात है वह है भावी अनुसंधान के लिए उपयोगी। भावी अनुसंधान के लिए उपयोगी मतलब भविष्य में जो भी अनुसंधान कार्य होंगे उन अनुसंधान कार्यों के लिए भी प्रतिवेदन जो है उपयोगी हो सकता है। लोग जो है उसका सहारा लेकर के अपना अनुसंधान कार्य कर सकते हैं और इन्हीं आधारों पर हम देखें कि प्रतिवेदन के आधार पर योजनाओं का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरह मैंने आपको बताया कि प्रतिवेदन के कुछ जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। फिर अपन देखेंगे प्रतिवेदन की विषय सामग्री। विषय सामग्री इसका मतलब यह है कि
प्रतिवेदन के तैयार करते समय किन किन बातों को महत्वपूर्ण रूप में प्रतिवेदन के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, इसके संदर्भ में विचारकों में मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन हम देखें कि प्रमुख रूप से किन बातों को प्रतिवेदन के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। इसका सबसे पहला भाग जो है वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वह प्रतिवेदन का सबसे पहला चरण या सबसे प्रारंभिक भाग जो है वह प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में जो विभिन्न बातें जो कि सम्मिलित की जाती हैं वह है विषय के बारे में परिचय देना चाहिए, शोध की योजना, आपने शोध के लिए जो भी प्लानिंग की है, जो योजनाएं हैं, योजना तैयार की है, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। शोध का क्या महत्व है, अनुसंधान संपादित करने वाली संस्था का परिचय होना चाहिए। अनुसंधान के दौरान यदि जो भी कठिनाइयां आई हैं वो कठिनाइयां क्या थी और उसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए, इसके विषय में उल्लेख होना चाहिए। शोध में जो भी धनराशि व्यय की गई है उसका विवरण और समय कितना लगा शोध में, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। साथ ही शोध में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं और विभाग जिन्होंने सहयोग दिया उनका भी उल्लेख होना चाहिए और उनके प्रति आभार प्रदर्शन होना चाहिए। प्रस्तावना के अंतर्गत ये जो प्रमुख बातें होनी चाहिए उसके विषय में मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरी बात जो है वो समस्या का विवरण। समस्या का विवरण का मतलब यह है कि अनुसंधान के बारे में जो समस्या आपने ली है उसके विषय में उसका परिचय दिया जाना चाहिए। समस्या के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके विषय में जानकारी दी जाए। समस्या के अध्ययन से क्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, इसको भी प्रतिवेदन के अंतर्गत उल्लेखित किया जाना चाहिए। तीसरा जो भाग है विषय सामग्री के अंतर्गत अध्ययन का उद्देश्य। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय अध्ययन का उद्देश्य जो है वह प्रस्तुत करना आवश्यक है, अर्थात कि अध्ययन से क्या व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, क्या फायदे होंगे, इसका स्पष्ट रूप से उद्देश्य के अंतर्गत उल्लेखित होना चाहिए। चौथा जो है वह है विषय। विषय के अंतर्गत अध्ययन का विषय क्या है, उस विषय का क्यों चयन किया गया है, इसे पूर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके पश्चात विषय सामग्री में हम इस बात को ध्यान में रखें कि अध्ययन का क्षेत्र ये अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपने अनुसंधान में जो अध्ययन का क्षेत्र लिया है वह अध्ययन का क्षेत्र का दायरा क्या है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि पूर्णतः यह जानकारी प्राप्त हो सके कि आप अनुसंधान में कि किसी नगर का अध्ययन कर रहे हैं या गांव का अध्ययन कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। छठवीं बात जो है विषय सामग्री के अंतर्गत हम देखें अध्ययन पद्धतियां। अध्ययन पद्धतियों का मतलब यह है कि अनुसंधान के दौरान तथ्यों का संकलन करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया, किन पद्धतियों को प्रयुक्त किया गया है, उनको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए कि प्रश्नावली या अनुसूची इनमें से किसका आपने प्रयोग किया है और इसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए। फिर हम ये देखेंगे निदर्शन का चयन। निदर्शन का चयन का मतलब यह है कि निदर्शन के चयन के अंतर्गत हम ये देखें कि अनुसंधान में यदि हम निदर्शन का सहारा ले रहे हैं तो निदर्शन जिसके विषय में आप जानते हैं कि निदर्शन का अर्थ होता है समग्र में से कुछ, तो निदर्शन के अंतर्गत आपने निदर्शन की किस विधि को अनुसंधान के अंतर्गत आपने अपनाया है और वह विधि जो है
क्या समग्र का प्रतिनिधित्व कर रही है या नहीं, ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद 8वां है कार्यकर्ताओं का संगठन। हो सकता है कि हमें आवश्यकता अनुसार तथ्यों का संकलन करने के लिए कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो कार्यकर्ताओं के संदर्भ में क्या व्यवस्था की गई, उनके संदर्भ में क्या उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण किस तरीके से दिया गया, प्रश्नावली और अनुसूची के आधार पर तथ्यों का संकलन उनके द्वारा कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें जो हैं वह प्रतिवेदन में स्पष्ट होनी चाहिए। 9वां जो बात होनी चाहिए वह है तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष। यह जो है वह प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि हमने विभिन्न जो तथ्यों का संकलन किया है, तो सिर्फ तथ्यों का संकलन करने से ही हमारा कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पा सकता है। तथ्यों का संकलन करने के पश्चात उसका व्यवस्थित रूप में उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उस तथ्यों का सही तरीके से विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है। उसी आधार पर उसका हम सही रूप में प्रस्तुतिकरण या निष्कर्ष को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। 10वीं बात जो है वह है संलग्न सूचना। संलग्न सूचना जो है इसका भी प्रतिवेदन के अंतर्गत इसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। अनुसंधान के अंतर्गत हो सकता है कि आपको अनुसूची या प्रश्नावली की आवश्यकता पड़ी होगी, तो अनुसूची और प्रश्नावली की एक प्रति जो है वह संलग्न होनी चाहिए। पुस्तकों की सूची, अध्ययन के दौरान जिन पुस्तकों का आपके द्वारा प्रयोग किया गया है उसकी सूची होनी चाहिए। दस्तावेज, चार्ट, तालिका, इन सबको का उल्लेख जो है वो प्रतिवेदन के अंतर्गत होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में प्रतिवेदन में सुझाव जो है वह अवश्य रूप में दिए जाने चाहिए। सुझाव, प्रतिवेदन में सुझाव का अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है कि हम जिस समस्या को लेकर के भी हम अध्ययन कर रहे हैं उस समस्या के अंतर्गत जो भी हमें अध्ययन के दौरान जो कुछ भी हमें दिखाई दिया उसके तहत हमें व्यवहारिक सुझाव दिए जाने चाहिए। ऐसे सुझाव जो कि उस समस्या का समाधान करने में सहायक हो सके, और इन आधारों पर सुझाव जो है वो तर्क के आधार पर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए। इस तरह मैंने आपको आज प्रतिवेदन के उद्देश्य और प्रतिवेदन की विषय सामग्री के विषय में आपको जानकारी दी, और अगली कक्षा में मैं आपको प्रतिवेदन की विशेषताएं मतलब एक अच्छे प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके विषय में, उसके महत्व और उसकी